बिहार में इस बार मुस्लिम किसकी नैया पार लगाएंगे और किस गठबंधन या किस पार्टी की सरकार बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा है और ये बड़ा सवाल और अहम हो जाता है कि क्या मुस्लिम ये डिसाइड करते हैं कि आखिर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और मुस्लिम बहुल इलाकों में इससे पहले किसका प्रदर्शन कैसा था। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि आखिर इस बार मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा। दरअसल महागठबंधन में साझीदार आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम उसके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोटर हाथ के निशान पर ईवीएम का बटन दबाएंगे। जेडीयू को लगता है कि नीतीश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों में मुस्लिम समुदाय के गरीब भी हैं, जो जेडीयू के साथ खड़े होंगे। बीजेपी भी इस समुदाय के वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं नई नवेली जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवारों के आबादी के अनुपात में टिकट देने की बात भी कह चुके हैं। इस बार भी हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम बिहार के चुनावी अखाड़े में है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी के सिंबल से 5 उम्मीदवारों ने चुनावी किले को फतह किया था और सभी सियासी पंडितों को चौंका दिया था, महागठबंधन को झटका दिया था। इसके बाद से बड़ा सवाल यही है कि इस बार मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे। क्या एमवाई समीकरण के लिहाज से राजनीति करने वाली आरजेडी और महागठबंधन के साथ जाएंगे या नया विकल्प चुनेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और अब यहां समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कब कब मुस्लिम जो वोट बैंक रहा है वो किधर झुका है। इससे काफी हद तक ये साफ हो जाता है कि जब भी आगामी चुनाव आएंगे तो किधर बड़ी संख्या में जाने की उनकी संभावना रहती है। साल 2020 की अगर बात कर लें तो साल 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटरों का अंतर आपको बता दें कि करीब 11,000 का था, लेकिन दोनों के बीच जो सीटों का अंतर रहा वो 15 का रहा। और इसी चुनाव में 2020 के चुनाव में ओवैसी की एआईएम को 25 लाख से अधिक वोट मिले थे। मतलब मुस्लिम समुदाय का वोट बढ़ने का खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा था। और ऐसे में हिसाब लगाया जा रहा है कि क्या इस बार बिहार के मुस्लिम वोटर चारों खानों में बढ़ जाएंगे या फिर एक तरफा वोट करेंगे। दरअसल यहां इसलिए भी समझना जरूरी है कि जिस तरीके से ओवैसी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद से ही इस बार जब चुनावी बिगुल बजने से पहले ही लगातार एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव से अपील कर रहे थे कि आप हमें भी महागठबंधन में शामिल करिए, क्योंकि हमारी पार्टी का वोट बैंक सीमांचल में ज्यादा है और एआईएम सीमांचल में ही महागठबंधन से सीटें मांग रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी को अपनी पार्टी में नहीं लिया। बड़ी वजह क्या हो सकती है यह समझना जरूरी है। दरअसल शायद तेजस्वी को यह लगने लगा होगा कि अगर ओवैसी आ जाते हैं और ओवैसी के दम पर अगर 2-4-5 सीटें एक्स्ट्रा हम जीत भी जाते हैं तो ओवैसी क्रेडिट खा जाएंगे और कहेंगे देखिए भाई, मुस्लिम वोट बैंक आपको इसलिए मिला है क्योंकि हम आपके साथ हैं। और अगर ऐसा वो करेंगे क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस भी है, तो देश के जब अन्य राज्यों में चुनाव होगा तब, क्योंकि महागठबंधन और कांग्रेस लगातार ओवैसी पर यह आरोप भी लगाते रहे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, जबकि बीजेपी कहती है कि ओवैसी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की बी टीम है। लेकिन ओवैसी अब फुल फ्लेज जो है राजनीति करने के मूड में है। मुस्लिम बहुल जिलों में अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, विशेष तौर पर सीमांचल वाले प्रभाव में, तो वहां एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अब यही सवाल है कि जिस तरीके से तेजस्वी ने ओवैसी को नहीं लिया, तो क्या इस बार के भी चुनाव में ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर बिहार में मुस्लिम आबादी कितनी है। उससे आपको काफी हद तक समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर चुनावी राजनीति में बिहार में मुसलमानों का दबदबा कितना है। आपको बता दें कि 17.70% मुसलमानों की आबादी है और 47 विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में होते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 11 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा की आबादी है। वहीं 29% ऐसी सीटें हैं जहां 20 से 30% के बीच आबादी है। अब अगर जिलों की बात करें तो किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल और भी है कि 2020 में मुसलमान जो समुदाय है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो किधर गया था। आपको बता दें कि तब महागठबंधन के पक्ष में 75% मुस्लिमों ने वोटिंग किया था। इसके अलावा एआईएम के पक्ष में 17% मतदान हुआ था। इसके अलावा जो बाकी बचा था वो अन्य दलों में बटा था। तो ऐसे में महागठबंधन के पक्ष में
अब तक मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा तौर पर जाता दिखा है। 2020 में जब चुनाव हुए तो आप देखा कि आपने लगभग 75% वोट बैंक मुसलमानों का महागठबंधन के साथ गया था। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं तो महागठबंधन के पक्ष में 83% मुसलमानों ने वोट किया था। अब यहां आपको एक आंकड़ा यह भी समझना होगा कि 2015 में क्या स्थिति थी, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू भी तब महागठबंधन का हिस्सा थी और 2015 में महागठबंधन को 80% मुसलमानों का वोट मिला था, यानी नीतीश कुमार के साथ रहने का फायदा मिला था। लेकिन जब नीतीश कुमार 2020 में अलग हो जाते हैं तो ये वोट 75% पर आ जाता है। हालांकि 2020 के चुनाव में ओवैसी का भी प्रभाव देखने को मिला था, जिनकी पार्टी को 17% मुस्लिम वोट बैंक मिला था। तो ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ एक और आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। 2020 में 50% मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में आपको बता दें कि आरजेडी ने कुल 4 उम्मीदवार उतारे थे और महज 1 में ही सफलता मिली थी। वहीं 2020 में 50% आबादी से अधिक वाले में जो मुस्लिम इलाके हैं, जेडीयू ने 4 उम्मीदवार उतारे थे, 1 भी नहीं जीता था। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला आंकड़ा है। अब इसकी वजह भी समझना होगा कि आखिर आरजेडी 1 जीतता है, जेडीयू को 1 भी जीत नहीं मिलती, उसकी वजह क्या है। दरअसल जहां भी मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा होता है तो वहां पता लगता है आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार रहा है, इसके अलावा विपक्षी दल अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं या एमआईएम अपने उम्मीदवार उतार रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब नतीजे सामने आते हैं तो अगर गैर मुस्लिम जो उम्मीदवार होता है तो उसके जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जब आप ये आंकड़े देखेंगे कि आखिर 50% से ज्यादा आबादी वाले जब 4 जगहों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार देता है तो 1 पर जीत मिलती है, जेडीयू को 1 पर भी जीत नहीं मिलती है, तो मतलब यहाँ मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है। और जब बढ़ता है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम उम्मीदवार को भी मिलता है। अब एक और दिलचस्प बात है, दरअसल मुसलमानों में भी अगड़ा मुसलमान सत्ता की खूब मलाई खाता रहा है, लेकिन जो पिछड़ा और गरीब मुसलमान है वो अब भी अपना हिसाब किताब सेट करने में लगा है। वो अपने नफा नुकसान के बारे में सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अगड़ा जो मुस्लिम है उसने तो खूब जो है सत्ता के करीब रहा, उसने खूब जो है अपना सिस्टम सेट किया, लेकिन जो पिछड़ा और गरीब तबका मुसलमानों का है उसको उतना लाभ नहीं मिला। दरअसल मुस्लिम समुदाय अपने सामाजिक ताने बाने में अगर अशरफ, अजलाफ और अरजाल में बटा हुआ है तो राजनीतिक रूप में अगड़ा और पिछड़ा यानी पसमानदा में बटा हुआ है। दोनों वर्गों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं और अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद है। इस लिहाज से भी वो अपने हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों का खूब जिक्र किया है, पसमानदा मुस्लिम वो है जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनकी बात कर रही है। तो अब यहां से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर भी अपनी एक पैनी नजर बनाए हुई है। वो चाहती है कि भाई ठीक है, पसमानदा मुस्लिम ही उसके पक्ष में आए। लेकिन अब सीमांचल की बात करते हैं, सीमांचल के उन 4 जिलों की बात करते हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुल है। आंकड़ों से हमें समझना होगा कि आखिर ये कितना अहम रोल निभाते हैं। आपको बता दें कि किशनगंज में मुस्लिम आबादी कुल 68% है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और मौजूदा समय में 1 पर कांग्रेस है, 1 पर आरजेडी है और 2 पर एआईएम है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर किस तरीके से 4 में से 2 सीटों पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है और 1 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस है। कटिहार की बात करें तो यहाँ पर 45% मुस्लिम आबादी है और यहाँ विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 3 पर यहाँ पर काबिज है, जेडीयू 1 पर, कांग्रेस 2 पर, माले 1 पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है इस मुस्लिम इलाके में। पूर्णिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 39% मुसलमानों की आबादी है। विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी 2 पर है, जेडीयू 2 पर है, कांग्रेस 1 पर है और एआईएम 2 पर है। तो मतलब यहाँ भी एनडीए को एक तरीके से बढ़त है। इसके अलावा अगर अररिया की बात करें तो यहाँ पर 43% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 3 पर है, कांग्रेस 1 पर है, एआईएम 1 पर है और जेडीयू 1 पर है। मतलब यहाँ भी एनडीए 4 सीटों पर है। तो आप देखेंगे कि ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन 3 जिलों में आप देखेंगे कि एनडीए यहाँ लीड कर रहा है कंपेयर टू महागठबंधन। तो वही जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरीके से, क्योंकि जिन मुस्लिम बाहुल्य इलाके में क्या होता है कि कई विपक्ष के उम्मीदवार मुसलमानों पर दांव लगाते हैं, तो ऐसे में जो गैर मुस्लिम उम्मीदवार होता है उसको इसका लाभ मिल जाता है और वो चुनाव में आसानी से कई बार जीत हासिल कर लेता है। अब मुसलमानों के बीच मुद्दे क्या हैं, क्योंकि एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव है। तमाम आरोप लगाए गए कि एसआईआर में मुसलमानों के नाम भी काटे जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। इसके अलावा
आपको बता दें कि वक्फ कानून के बाद ये चुनाव है। ओवैसी बिहार में जाकर वक्फ कानून की बात कर रहे हैं, वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ओवैसी वक्फ के जरिए भी पलटवार करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मुसलमानों के बीच पलायन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई बड़ा मुद्दा है और वक्फ कानून एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों के जरिए मुस्लिम समाज डिसाइड करेगा उसे किसके साथ जाना है, क्योंकि बहुत हद तक अब आप देखेंगे कि जो 47 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि इन 47 सीटों पर मुस्लिम ही डिसाइडर है। हाँ, वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जब वोट बढ़ते हैं तो जो डिसाइडर होते हैं तो उस लिहाज से वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं जिस लिहाज से कई बार लोगों को लगता है राजनीतिक तौर पर कि हाँ, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं एक तरफा चली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी वोट काटते हैं उसके लिहाज से ये महागठबंधन के लिए एक बड़ा जो है बड़ी चुनौती भी होगा, क्योंकि अब सीट बंटवारा कैसे होगा, कैसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे। महागठबंधन के लिए इस बात की भी चिंता होगी, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को लेकर लगातार एक्टिव भी दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं तरजीह ज़्यादा देते हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो किधर जाता है, क्योंकि अब तक जो इतिहास हमने देखा है उसमें काफ़ी हद तक वोट बैंक तो महागठबंधन के पक्ष में जाता है, लेकिन जब से ओवैसी आए हैं तब से उन्होंने महागठबंधन में कहीं ना कहीं सेंध लगाया है। और इस बार ओवैसी कितना सेंध लगाएंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टिकट देंगे। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था कि 30-40 उम्मीदवार हो सके वो मुस्लिम उतार दें। तो क्या प्रशांत किशोर मुस्लिम जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि वो नए लेवल की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके इस राजनीति में मुस्लिम कितना फिट बैठता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। या जिस तरीके से MOI समीकरण के लिहाज से लगातार RJD राजनीति करती रही है, तो क्या उस लिहाज से MOI वाले समीकरण पर RJD और महागठबंधन की तरफ मुसलमान जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। तो ये तमाम जो है दिलचस्प आंकड़े हमने आपको बताए, और अब आने वाले समय में हमारी नजरें रहेंगी कि किस तरीके से ये मुस्लिम वोट बैंक अपनी हवा बदलता है, या जिस तरीके से महागठबंधन के साथ जाएगा, या ओवैसी को नए विकल्प के तौर पर चुनेगा, या कोई तीसरा और विकल्प के तौर पर अपने आप को चुनेगा।